Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by TK Kural, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में कराए जाते हैं और साथ के साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इन अ वायर, कि एक वायर के अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफ के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, कि ग्राफ हमें क्या बताता है जब हम अपनी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशंस करते हैं। आज हम अपने वो इस टॉपिक में हम वो स्टडी करेंगे। हमने क्या किया है कि हमारे पास एक वायर है, हमने किसी मटेरियल की एक वायर ली है, उस वायर को हमने क्या किया है, एक रिजिड सपोर्ट के थ्रू यहाँ पे सस्पेंड कर लिया है और इस वायर के एंड पे हमने एक हुक लगाई है ताकि हम इसके ऊपर वेट हैंग कर सके। इसके एंड के नियर हमने क्या किया है, एक पॉइंटर बनाया है। ये पॉइंटर क्या करेगा, ये पॉइंटर जो है हमारा वो किसके साथ अटैच है, वर्नियर स्केल के साथ अटैच है। और ये वर्नियर स्केल क्या करेगा, अपनी जो उसके अंदर एक्सटेंशन आएगी वायर के अंदर, जब हम उसके अंदर वेट हैंग करेंगे तो उसको क्या करेगा, इस मेन स्केल के साथ स्लाइड करके हमें उसकी रीडिंग्स देगा कि उसके अंदर कितनी एक्सटेंशन या कितनी स्ट्रेचेबिलिटी आ रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ग्राफ, कि हम ग्राफ के थ्रू जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो कैसे समझ सकते हैं, उनके बीच में रिलेशन। अब हम वो करते हैं। हमने जब जो वायर है उसके एंड पे, उसके हैंगर पे जब हमने वेट हैंग किया है तो हमने उसके कोरिस्पॉन्डिंग कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं। उन ऑब्जर्वेशंस का रिजल्ट है ये ग्राफ जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में मैंने यहाँ पे शो किया है। ये जो रेड कर्व दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन है, जो ये हमें क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें ये ग्राफ मिला है। तो अब हम स्टडी करते हैं इस ग्राफ को, कि इस ग्राफ से हमने क्या समझा है, हमें क्या पता चल रहा है। अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो पोर्शन है वो क्या है, ओ से लेके ए तक का पोर्शन। सबसे पहला जो पोर्शन है हमारे पास वो है ओ से लेके ए तक का पोर्शन। ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो हमें ये बताता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। जो ओ ए है वो हमें बता रहा है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। इट मीन्स क्या है कि ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है। इतना पोर्शन ओ से लेके ए तक का जो पोर्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, जो क्या है, हुक्स लॉ है हमारा। और यहाँ पे क्या है, हमारा हुक्स लॉ जो है वो कंप्लीटली ओबे हो रहा है। तो हम इस रीजन को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। हमारे पास जो ये पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है, ए से लेके बी तक का। ए से लेके बी तक का जो पोर्शन है ये क्या है, हमारा सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट पे हमने क्या किया कि हमने ए के बियॉन्ड हमने जो है स्ट्रेस वर्सेस जो स्ट्रेन की वेरिएशन है हमने वो देखी है। और हमें ये पता चल रहा है कि वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे जो बेंडिंग आ रही है हल्की सी, ये जो बेंडिंग है ए और बी पॉइंट के बीच में, ये क्या हमें बता रहा है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जैसा कि पार्ट ए बी में शो हो रहा है ग्राफ के अंदर। अगर हम वायर को बी पॉइंट पे हमने क्या किया, ए से लेके बी तक का हमने बता दिया कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो अगर हम क्या करते हैं, बी पॉइंट के ऊपर वायर को कंप्लीटली अनलोड कर देते हैं, वहां से वेट हटा लेते हैं उसके हैंगर से, तब क्या होगा कि जो हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स क्या मतलब, वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। मीन्स बी ए ओ पाथ फॉलो करके वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। हमारे पास जो वेरिएशन है, एक्सटेंशन तो आएगी नहीं उसके अंदर क्योंकि हमने वेट को हटा लिया है। वेट को हटाएंगे तो वो क्या करेगा, रिवर्स पाथ फॉलो करेगा। बी ए ओ रिवर्स पाथ फॉलो करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जो पोर्शन है ओ और बी के बीच में, ओ और बी के बीच में जो पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट। ओ और बीच के बीच में जो रीजन है उसे हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, या फिर इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो हमने ये नोट करना है कि यहाँ पे क्या है कि जो हुक्स लॉ है ए से लेके बी तक के बीच में हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कि हुक्स लॉ ओबे नहीं होता है।
हुक स्लो ओबे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं है, हमने ये पहले ही बोला है। यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग है जो हमें एग्जैक्ट यहाँ ऐसे पता नहीं चलेगी, जब हम इसको बहुत ही फाइनली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए और बीच के बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी बेंडिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे हुक स्लो ओबे नहीं हो। सो ये था हमारा सेकेंड पॉइंट, जो हमें क्या बता रहा है कि जो ओबी है वो क्या है, हमारे पास जो ओबी पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक रीजन बोलेंगे, और जो बी पॉइंट है वो हम उसे बोलेंगे कि ये इलास्टिक लिमिट है यहाँ पे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट 3 की। थर्ड पॉइंट के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है कि बी पॉइंट के बाद हमारे पास क्या चेंज आ रहे हैं, उसके ग्राफ में हम क्या समझ रहे हैं, बी से लेके सी तक का जो रीजन है हमें देख के क्या पता चल रहा है। अब हम वो देखेंगे कि हमने जब पॉइंट बी के बियॉन्ड जब हमने देखा ग्राफ, तो इस ग्राफ को हमने किस कर्व से रिप्रेजेंट किया है, बी के बियॉन्ड, बी और सी से। बी सी से हम इस जो पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे जो स्ट्रेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम देखते हैं, ये इस पॉइंट पे आके हमारे पास स्ट्रेन तो इंक्रीज हो रही है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये स्ट्रेन हमारे पास इतनी इंक्रीज हुई है। आई होप यू कैन सी, यहां से लेके बी से लेके सी रीजन के अंदर हमारे पास जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज हो रही है एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस इतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो ये देखो, ये और ये है सी पॉइंट, मींस इतना सा चेंज आया है जो स्ट्रेस है। बाकी जो यहाँ पे स्ट्रेन की इंक्रीमेंट है वो स्ट्रेस से ज्यादा है, हमें बी और सी जो पोर्शन है ये दिखा रहा है। और ये जो स्लोप है ग्राफ के बीच में, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में है, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है बी से लेके सी पॉइंट के बीच में, वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ये जो स्लोप हमें मिल रहा है बी से लेके सी पोर्शन के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। और ये कर्व कौन सा बनेगा, बी सी कर्व बनेगा। कौन सा कर्व है, ये बीसी कर्व है। और यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सी पॉइंट पे आकर जो वायर है उसे कंप्लीटली अनलोड कर देते हैं, तो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो हमारा रिलेशनशिप है, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में हमारा जो ग्राफ है, वो सी बी ए ओ पाथ कवर करके अपनी ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आएगा। वो बल्कि कौन सा पाथ फॉलो करेगा, अगर हम सी पे अनलोड कर देते हैं तो ये C से लेके O1 पाथ फॉलो करके वो यहाँ पे आ जाएगा, अपनी जो ग्राउंड स्टेट है वहां पे पहुंच जाएगा। जो इसकी ओरिजिनल स्टेट है वो यहाँ पे O पे नहीं पहुंचेगा, इसमें चेंज आ जाएगा। मीन्स कि वो ये वाला पाथ फॉलो करने की बजाय वो ये जो शॉर्टकट पाथ है उसको फॉलो करके ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। मीन्स कि वो O1 पाथ फॉलो करेगा और हमारे पास ग्राउंड स्टेट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमने कंप्लीटली यहाँ पे अनलोड कर दिया था। ये आपको नहीं शो करना है एग्जाम में, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाई थी। ये डॉटेड लाइंस आपको नहीं शो करनी है, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता, यहाँ पे जब हमने ये देखा O1, जब हमने देखा पॉइंट ग्राउंड स्टेट पे आके, तब हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेस, तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस क्या है यहाँ पे 0, और स्ट्रेन कितना है O1 हमें स्ट्रेन मिल रहा है और स्ट्रेस इस केस में बिल्कुल 0 हो चुका है। इसका मतलब यह है कि जो परमानेंट स्ट्रेन जो है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है O1 से। और यहाँ पे क्या है, जो ये जो पोर्शन होगा, ये जो सेट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट सेट। जो हमारा O1 हमें मिला है इसको हम बोल देंगे परमानेंट सेट। ये जो सेट होगा हम इसे बोलेंगे परमानेंट सेट। और जो हमारे पास जो भी डिफॉर्मेशन आई है वायर के अंदर इस रीजन में, बीसी रीजन में, उसे हम बोल देंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। उसे हम क्या बोलेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों यूज किया हमने यहाँ पे वर्ड प्लास्टिक, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पे वो पाथ फॉलो करके नहीं पहुंच रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रेन आ रही है, उसके अंदर ये जो O1 स्ट्रेन है वो स्ट्रेन आ रही है, जिस वजह से हम क्या बोलेंगे कि वो बॉडी क्या बिहेव करेगी एज अ प्लास्टिक बॉडी, उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आई है। तो जो पोर्शन है हमारा बीसी का ग्राफ के अंदर, वहां पे जो हुक स्लो है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है, और जो बॉडी है हमारे पास वो क्या हो जाती है,
पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली वो प्लास्टिक बॉडी बन जाती है। जो वायर है हमारे पास पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पॉइंट 4 के बारे में। पॉइंट 4 में हम बात कौन से रीजन की करेंगे? CD रीजन की बात हम करेंगे। तो पॉइंट 4 में क्या है कि C पॉइंट के बियॉन्ड जाके क्या हो जाएगा, जो वायर है वो क्या करेगी, उसके अंदर वो शो करना स्टार्ट कर देगी कि उसमें जो स्ट्रेन है वो इंक्रीज हो रहा है विदाउट द इंक्रीज इन स्ट्रेस। अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है, और यहाँ पे अगर हम देखें C और D तो यहाँ पे इतना पोर्शन आपको स्ट्रेन का दिखाई देगा। तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे स्ट्रेन आ रही है लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू वहाँ पे मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वायर है वो क्या हुआ है, सी पॉइंट के बाद अप टू D पॉइंट तक करना स्टार्ट करेगी। वो एक्सटेंशन होने की बजाय, उसके अंदर स्ट्रेस आने की बजाय वो क्या करेगी, वो डाउन आना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पॉइंट C होगा जहाँ पे जो वायर है वो यील्ड करना स्टार्ट कर देगी। वो यील्ड हो जाएगी अप टू द अप्लाइड स्ट्रेस, कि वो अप्लाइड जितनी स्ट्रेस हमने अप्लाई किया वहां तक वो यील्ड कर जाएगी, जिसकी वजह से वो क्या करेगी, डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 4th पॉइंट पे ये जो पॉइंट हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे यील्ड पॉइंट। वो क्या होगा, यील्ड पॉइंट होगा हमारा। और जो बिहेवियर होगा वायर का C के बाद वो क्या होगा, परफेक्टली प्लास्टिक होगा अप टू पॉइंट D। यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल 0 है, तो यहाँ पे जो बॉडी होगी हमारी, जो वायर है वो कंप्लीटली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करेगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेस है, जो हमारे पास स्ट्रेस होगी यील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट C तक, उस पॉइंट उसे हम क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट कहाँ से कहाँ तक बनेगा हमारा, DEF का। लास्ट पॉइंट क्या है, DEF तक हम बात करेंगे। D पॉइंट के बाद क्या होगा, हमारे पास जो ग्राफ है वो क्या कर जाएगा, एक कर्व लाइन शो करेगा। ये एक कर्व बन गया है, DEF ये क्या बन गया है, एक कर्व बन गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम वायर को अनलोड कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा, E पॉइंट के ऊपर E पॉइंट पे आकर अगर हमने वायर को थोड़ा सा अनलोड कर दिया है तो वहां पे क्या होगा कि जो वायर है वो थिन होना स्टार्ट कर देगी। किसी पॉइंट पे आके वो थिन हो जाएगी, कहीं पे वो थिक रह जाएगी। तो ऐसे करते करते वहां पे क्या होंगे कि एक तरह से जो ब्रेकेज वायर की है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या कहीं पॉइंट्स पे तो जो वायर है वो बहुत ज्यादा थिन हो जाएगी। तो जैसे जैसे वो क्या करेगी वायर, वहां पे क्या होगा, थिनिंग हो जाएगी वायर की, तो जिसकी वजह से जो वायर है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो वायर ब्रेक हो जाएगी, और वो जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। ये जो F पॉइंट है वो क्या बनेगा हमारा, वो ब्रेकिंग पॉइंट बनेगा। यहाँ F पॉइंट पे आके जो वायर है वो फाइनली ब्रेक कर जाएगी, इसे हम बोलेंगे ब्रेकिंग पॉइंट। इसे हम ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं, जिसको कि हमने ग्राफ में पोर्शन DEF से शो किया है। सो ये है बिहेवियर स्ट्रेस का स्ट्रेन के साथ जो रिलेशनशिप है वायर के अंदर, हमने वो स्टडी किया है। अब इस जो हमारे पास हमने जो कंक्लूजन निकाला है ग्राफ प्लॉट करके, इसके बिहाफ में हम क्या करेंगे, कुछ मटेरियल्स को डिस्कस करेंगे, कुछ मटेरियल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। हम वो देखते हैं क्लासीफाई, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन के बिहेवियर को नोट करके हमने जो मटेरियल है उसको कैसे क्लासीफाई किया है। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन मटेरियल की स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ की स्टडी करने के बाद। सबसे पहले जो हमारा मटेरियल है वो है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल कौन से होते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, लार्ज प्लास्टिक रेंज को शो करते हैं बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद जब इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है, इलास्टिक लिमिट हमारी आ जाती है, उसके बाद ये जो मटेरियल्स होते हैं ये क्या करते हैं, लार्ज स्केल पे जो प्लास्टिक बिहेवियर होता है, प्लास्टिक रेंज जो होती है वो शो करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, इसको जो ये मटेरियल्स होते हैं
इनके जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इलास्टिक लिमिट। तो इन मटेरियल्स को हम किस लिए यूज़ करते हैं, स्प्रिंग्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, हम इसको शीट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास क्या आता है, ब्रिटल मटेरियल। वो मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पास बहुत ही स्मॉल प्लास्टिक रेंज को शो करते हैं बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के बाद बहुत ही कम जो रेंज होती है इनकी, वो प्लास्टिक रेंज होती है, उन्हें हम बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल। और ये जो मटेरियल होते हैं इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोज लाई करता है इलास्टिक लिमिट के। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये क्या है हमारे पास, जैसे हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन जो रिलेशनशिप किया था हमने अभी, उसमें क्या था हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पे आया था, ब्रेकिंग पॉइंट हमारा यहाँ आया था, ये जो था डी ई, ये एफ जो था हमारा ब्रेकिंग पॉइंट था, ये क्या था हमारा ब्रेकिंग पॉइंट था जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया था। तो उसमें हमने क्या बोला था कि यहाँ पे जो मटेरियल, ये जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ये क्या कर, इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है इलास्टिक लिमिट के बहुत ज़्यादा क्लोज लाई करता है। और इन मटेरियल्स को हम स्प्रिंग्स या फिर शीट्स बनाने के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। जो इनके एग्जाम्पल है ब्रिटल मटेरियल्स के, वो क्या है, कास्ट आयरन, ग्लास जो है इनके एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इलास्टोमर्स की। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वेरिएशन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है इलास्टिक लिमिट के अंदर। ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमें कोई ऐसे, जैसे हमने ये स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ प्लॉट किया है, हमें यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं मिलने वाली है। इलास्टोमर्स ये नहीं होते हैं। इलास्टोमर्स क्या होते हैं, इनके जो इलास्टिक रीजन होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, इनका जो इलास्टिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर्स। और ये जो मटेरियल्स होते हैं ये बहुत सारे रीजन्स के अंदर हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। और ये जो मटेरियल्स होते हैं इनकी कोई भी प्लास्टिक रेंज नहीं होती है, ये इलास्टिक बॉडीज होती हैं, इनके पास कोई भी प्लास्टिक रेंज नहीं होती हैं। और जो ब्रेकिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल ही क्लोज होता है इलास्टिक लिमिट के। इनका ब्रेकिंग पॉइंट जो है इज वेरी क्लोज, इज जस्ट क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट। और इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, रबड़ इसका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा, हमें पता है कि ये क्या है, एक इलास्टिक बॉडी है, रबड़ है। या फिर हम जो बड़े बड़े वेसल जिसमें हम क्या है, ब्लड को ब्लड कैरी करते हैं, ब्लड को लेके जाते हैं, जो कि हार्ट से निकाला होता है। या फिर हमारे पास जो इलास्टिक के टिश्यूज होते हैं, ये हमारे पास इलास्टोमर्स के एग्जाम्पल्स हैं। सो ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन जो हमने की है मटेरियल्स की विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपको ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।